हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को अच्छे से कवर किया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं टॉपिक मैंने पीछे लिख दिया है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो को मैंने टैब पे ही बनाया था, क्वेश्चंस मैंने टैब पे डिस्कस किया था, और कुछ वीडियो हम लोगों ने डाला था इंस्टीट्यूट का भी, जहाँ पे मैं अभी फ्री हूँ तो क्लास ले पा रहा हूँ। ऐसे जनरली वहाँ पे क्लास में नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, तो अभी घर पे मैंने सेटअप डाल दिया एक छोटा सा, जो पहले वाला बोर्ड है। आप जो पहले से जुड़े हुए हमारे चैनल पे उनको पता होगा। तो जल्दी से हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो पीछे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसे हम लोग समझ लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट था वो आगे की तरफ मूव कर रहा था पॉइंट ए से, और पॉइंट बी पे क्या हो रहा था, वो पहुंच रहा था। ठीक है, ये सब हम लोगों ने सीखा कि वो पॉइंट ए से चल करके पॉइंट बी पे जा रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। और अगर नहीं चेंज कर रहा है समय के साथ तो क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। और फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि मोशन जो हो सकता है दो तरह का हो सकता है, एक एक्सेलरेटेड और दूसरा नॉन एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपना स्पीड क्या करे, लगातार बदले, और नॉन एक्सेलरेटेड में हम लोगों ने क्या देखा था कि अपना स्पीड वो नहीं बदल रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा, न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे हम लोगों ने बनाए, और लेकिन वहाँ पे ये हम लोगों को क्लियर नहीं हुआ था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर पहुँच पा रहा है तो उसके पीछे का वजह क्या है ना, क्यों आखिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच पा रहा है। हम लोग जानते हैं कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, फोर्स का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग इसी को आज यहाँ पे समझेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से लेकर के चल करके पॉइंट बी तक पहुँचा था। ठीक है, तो हम लोग अब क्या सीखेंगे इसमें कि यहाँ से कोई एक फोर्स लग रहा था जो उसको क्या कर रहा था, मूव करने के लिए वहाँ पे उसको इनिशिएट कर रहा था, इसका मोमेंट इनिशिएट कर रहा था। तो उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हम लोग का डेफिनेशन फोर्स का। फोर्स होता क्या है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फोर्स क्या होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा ताकि दोनों बच्चे जो बिहार बोर्ड के हैं वो भी अच्छे से समझ ले, और जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो भी अच्छे से समझ ले। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जनरली हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं फोर्स का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको खींचा जाए या धक्का दिया जाए तो उसको खींचने और धक्का देने में लगने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होता है, हम लोग का फोर्स होता है। ठीक है, टू पुश और पुल समथिंग इज कॉल्ड फोर्स, है ना, यही हम लोग सीखे हैं। तो उसी से चलेंगे हम लोग। फोर्स क्या बोलेंगे कि अगर किसी चीज़ को खींचा जाए या धक्का दिया जाए तब वो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। तो डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा ताकि समय बचे। आपको अगर राइट डाउन करना है, ठीक है, तो आप उसको वीडियो को रिपीट करके या स्लो मोशन में कर करके उसको आप डेफिनेशन को क्या कर ले, राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, समय बचाना है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉपिक समझा दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। लेकिन उसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा बुक का हो जाएगा, है ना। तो हम लोग किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ वजह होगा। ऐसे ही बिना मतलब में तो हम लोग उसको खींचेंगे नहीं, है ना, और धक्का भी नहीं देंगे। तो किसी भी चीज़ को खींचे या धक्का दे, किस चीज़ के लिए, उसके स्थिति में, स्थान में परिवर्तन लाने के लिए, तब वो क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा, है ना। इफ़ यू पुश और पुल समथिंग टू चेंज देयर स्टेट देन इट इज़ कॉल्ड फोर्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, फोर्स जो होता है हम लोग का, फोर्स जो होता है दो तरह का होता है। ठीक, फोर्स जो होता है दो तरह का होता है। एक तो हम लोग का होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स वैसे फोर्स को कहेंगे जिसमें क्या हो, फोर्स लगाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़े, टच करना पड़े। ठीक है, इसमें कौन कौन आ जाएगा, मस्कुलर फोर्स, और क्या आ जाएगा इसमें, मैकेनिकल फोर्स, और तीसरा हम लोग का आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स वैसे फोर्स को बोलेंगे जिसमें ये सब
पिछले ही क्लास में हम लोग क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल। न्यूक्लियर फोर्स इसमें आ जाएगा, न्यूक्लियर छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का फोर्स, दो तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। एक तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वैसे फोर्स को कहेंगे जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने का जरूरत पड़े, ठीक है। जिसमें मस्कुलर फोर्स, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है, आप उसको पीछे से धक्का दिए, ठीक है, तो धक्का दिए तो वो क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स, है ना, क्योंकि बॉडी को टच करना पड़ा, उसको धक्का देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, कॉन्टैक्ट करना पड़ा। दूसरा हम लोग का है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स कहने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए साइकिल चल रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई मशीन चल रहा है तो उसमें वो मशीन आपका क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। तीसरा हम लोग का है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप आइडिया ये लगा सकते हैं कि अगर कोई दो सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है, या तो एक सरफेस रुका हुआ हो या फिर दोनों चल रहा हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तब वहाँ पे एक फोर्स लगेगा दोनों सरफेस के कांटेक्ट होने की वजह से, वो क्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये दो सरफेस है और एक सरफेस रुका हुआ है, दूसरा सरफेस आगे की तरफ बढ़ रहा है, तब ये कौन सा फोर्स यहाँ पे लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। या दोनों सरफेस इस तरह से क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लोग का फोर्स जो लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा फोर्स जिसको इम्प्लीमेंट होने में दो सरफेस को कॉन्टैक्ट करना पड़े, क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। और जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़े, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने पकड़ के रखा है, इस हैंकी को मिटाने के लिए अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको जैसे ही मैं छोड़ता हूँ नीचे की तरफ गिर जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ ये गिरता है, तो इसको नीचे गिरने के लिए किसी भी चीज़ को कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा। जैसे मान लीजिए मैं इसको पकड़ के रखा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि पकड़ा हुआ है ना, जिस वजह से नीचे गिरा। मान लीजिए कि कोई पेड़ में फ्रूट है जिसको हम लोग टच नहीं कर रहे हैं और वो किसी वजह से पकने के बाद या फिर हवा के कारण से वो नीचे की तरफ गिरा, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, हम लोग को छूने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसी तरह से मैग्नेट के साथ आप लोगों ने बचपन में ज़रूर खेला होगा। मान करके चलिए दो मैग्नेट है, ठीक है, और इस मैग्नेट को जब हम लोग पास लाएंगे तो एक दूसरे से एक बार में क्या होगा, ये नज़दीक आएगा, एक बार में एक दूसरे के ये नज़दीक आएगा और दूसरे बार में क्या होगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। तो जब नज़दीक आएगा तो नज़दीक लाने के लिए भी हम लोग को टच नहीं करना है ना, और जब दूर जाएगा तब भी हम लोग को टच नहीं करना है। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट रख देते हैं हम लोग, और उसके जैसे ही मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है जो अट्रैक्ट होता है, वो अपने आप खिंचा करके इसके तरफ चलाएगा। तीसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसमें भी हम लोग को टच करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग का था टाइप ऑफ फोर्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, दो तरह का फोर्स होता है और उसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और भी इसमें हम पढ़ सकते हैं फोर्स, अगर इसी टॉपिक में बात करें। अब देखिए इसमें क्लास 9th में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, बहुत सारे टॉपिक को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। नया बुक आया है जिज्ञासा क्यूरियोसिटी करके, ठीक है, तो उसमें टॉपिक हमारे चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे दूसरा और एक हम लोग पढ़ सकते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पे समझेंगे बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स किसको कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है बच्चा 10 न्यूटन का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 10 न्यूटन का एक बच्चा फोर्स लगा रहा है। अब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करे बच्चा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम लोग का मूव नहीं करेगा, इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों का फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और फोर्स हम लोग का कैसा है, बैलेंस फोर्स है। उसी तरह से मान लीजिए कि इधर से भी कोई 5 न्यूटन से खींचा और नीचे से भी 5 न्यूटन से खींचा, तो अब ये क्या है, बैलेंस फोर्स है। मतलब हर तरफ से, दोनों तरफ से, ऊपर नीचे हो या दाएं बाएं हो, चारों तरफ से क्या है, बराबर बराबर फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से ये हम लोग का अभी भी क्या करेगा, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएगा, इसका पोजीशन में चलना शुरू नहीं करेगा। धक्का दे रहा है, खींच दे रहा है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से जो भी फोर्स है वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है।
अब देखिए अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल आएंगे। एक तो सबसे पहला हम लोग का अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करा है तो एक बच्चा है जो क्या है स्ट्रांग है तो इसको 10 न्यूटन से खींचा, और दूसरा बच्चा थोड़ा सा क्या है वीक है, इसको 6 न्यूटन से खींचा। ठीक है, तो आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं आसानी से कि ये ऑब्जेक्ट किस तरफ चलेगा। सबसे पहला ये 6 न्यूटन से इधर खींच रहा है, ये 10 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक, तो नेट फोर्स का अगर बात करें हम लोग, नेट फोर्स का बात करें तो 6 न्यूटन इधर के 6 न्यूटन को कैंसिल कर देगा और बचेगा 4 न्यूटन, और ये जो 4 न्यूटन बचा है उस फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में क्या होगा हम लोग का मूव करेगा। ठीक है, ये 4 न्यूटन से इधर मूव करेगा। ये तो आ गया इस जिसमें फोर्स का क्या हो, अलग अलग क्या हो हम लोग का मैग्नीट्यूड हो। लेकिन हम लोग सेम मैग्नीट्यूड में भी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखिए अब जैसे मान करके चलिए कि ये ऑब्जेक्ट है, फिर से वही कोई भी ऑब्जेक्ट है हमको नहीं पता, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इधर 10 न्यूटन से, और एक बच्चा इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस डायरेक्शन में बच्चा 10 न्यूटन से खींच रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में बच्चा 10 न्यूटन से खींच रहा है। तो यहाँ पे ये फोर्स क्या कहलाएगा हम लोग का अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट का इम्पैक्ट इस तरफ पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट इधर क्या करेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। इसका वेलोसिटी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा और वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दे तब हम लोग का क्या कहलाएगा, वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं कर पाया। अगर इसको बैलेंस करना है तो हम लोग को इधर से एक लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन का फोर्स, और ऊपर वाले को कैंसिल आउट करने के लिए नीचे से लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से एक बात हम लोग को समझ में आता है कि अगर फोर्स हम लोग का क्या हो, बैलेंस हो। यहाँ पे देख सकते हैं अगर फोर्स बैलेंस हो तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो उसमें क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए। या तो अगर सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड अलग हो, और लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है तब वो तो ऑलरेडी क्या करेगा, मूव कर जाएगा, लेकिन किधर, रिजल्टेंट की तरफ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये छोटा सा वीडियो था, इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे।